नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 2 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 2 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 जून। 30 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 जून। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतांत्रिक शासन में संसदों की भूमिका का जश्न मनाता है और राष्ट्रों के बीच शांति और समझ बनाने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 की थीम की बात करें तो थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। इस बार की जो है थीम है। बात कर लेते हैं जून के जो हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ देख लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा है जिनको रिवाइज कराने बहुत टाइम डेली लगता है। वही चीज़ बार बार बोलने में क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ आप देख लेते हैं। जैसे विश्व दुग्ध दिवस है, 1 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस है, 5 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस है, विश्व महासागर, 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है, 25 जून को मनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये पहली बार मनाया गया है इस बार 11 जून को, तो इम्पॉर्टेंट है। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया, और विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, बाकी आप देख लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वन की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम लॉन्च किया गया? किस टाइगर रिजर्व में वन की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर वन की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये, तो वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कर्नाटका में है, और कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, मानस टाइगर रिजर्व ये जो है असम में है। बात करें तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जो है वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए जंगल में आग लगने की शुरुआती सूचना के लिए एक जो है AI प्रणाली की शुरुआत की है। ये जो अत्याधुनिक प्रणाली है उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर। इसका मतलब यह है बाघ अभ्यारण्य के 350 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जो क्षेत्र है उसको कवर कर सकता है। जो पैन टिल्ट जूम या PTZ कैमरा पहले से मौजूद एक टावर पर स्थापित किया गया जो पेंच की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक, जिसकी ऊंचाई कितनी 540 फीट है, उस पर स्थित है। वन विभाग जो है आग का पता लगाने के लिए पूरी तरह से उपग्रह आधारित जो अलर्ट है उस पर पहले से निर्भर रहा है। और अब पेंच के जो बयान के अनुसार AI सिस्टम धुएं और बादल के बीच अंतर कर सकता है। इसके इंफ्रारेड की इनबिल्ट विशेषताएं हैं जो दिन और रात जो है मतलब दिन रात में 24/7 काम करती है, जिससे रात के समय भी आग लगने की जो घटनाएं हैं उनका पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते कह रहे हैं, हाल ही में पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेनमार्क जो है पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क की बात करें, राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर। बात करें तो डेनमार्क ने साल 2030 तक
2030 से पशुधन किसानों पर उनकी गायों, भेड़ों और सूअरों से उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए टैक्स लगाने का फैसला किया। ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश होगा जो पशुओं से कार्बन टैक्स वसूलेगा। डेनमार्क एक प्रमुख डेयरी और पोर्क निर्यातक है। देश के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि जो है यहाँ का सबसे बड़ा उत्सर्जन का स्रोत है। टैक्सेशन मिनिस्टर जो वहाँ के हैं जेप्पे ब्रूस ने कहा कि डेनमार्क सरकार का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करना है। तो ये जो है किसानों की जो गायें हैं, पशुधन मतलब गाय, भेड़े, सूअर, उन पर जो उनसे उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस है उन पर जो है टैक्स लगाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम का शुरुआत की है? किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है। पाकिस्तान की बात करें, राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है रियाल। ओमान की बात कर लेते तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। बात करें तो पाकिस्तान ने अज़्म-ए-इस्तेहकाम नाम के सैन्य अभियान के लिए किससे? अमेरिका से हथियारों की मांग की है। इस पाकिस्तान ने कहा है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? जो टीटीपी और दूसरे आतंकी गुट हैं उनसे सशक्त लड़ाकों से लड़ना जो है इसका उद्देश्य है। पाकिस्तान की सरकार जो ये है अज़्म-ए-इस्तेहकाम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्थिरता के लिए संकल्प। ये जो है सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? किसने जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेफाली वर्मा जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक में 194 गेंदों में ये जो है दोहरा शतक जो है पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की जो एनाबेल सदरलैंड है उनका रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। और अब शेफाली वर्मा ने जो है 194 गेंदों में शतक लगाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली राज के बाद शेफाली वर्मा है जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की दूसरी बल्लेबाज बनी है। किसके? मिताली राज के बाद शेफाली वर्मा जो है बन गई हैं दूसरी महिला क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का अभ्यास का परीक्षण कहां पर किया है? किसका? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा में किया गया है। ओडिशा की बात करें, राजधानी भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर है रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम बने हैं अभी हाल ही में मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के नए सीएम बने हैं। बात करें तो डीआरडीओ ने जो है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो हीट है अभ्यास के लगातार 6 विकास परीक्षण सफलतापूर्वक जो है पूरे कर लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का जो है निर्णय लिया है? किसने? भारत सरकार और आरबीआई ने। करेंसी स्वैप मतलब मुद्राओं की अदला बदली जो होती है उसके लिए जो है एक संशोधित फ्रेमवर्क जो है किस वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2024 से 27 के लिए जो है ये फ्रेमवर्क जो है लागू किया गया है। बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार की सहमति से निर्णय लिया है कि 2024 से 2027 तक सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौतों में शामिल होगा जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। 2024 से 27 के लिए फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक अलग INR स्वैप विंडो शामिल की गई। इसमें भारतीय रुपया में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न सुविधाएं हैं। रुपये समर्थन का कुल
धनराशि 250 अरब रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यूएस डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था जारी रखेगा। मतलब जो मुद्राओं की बदला बदली है, रुपए के बदले यूएस डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था जारी रखेगा, जिसका कुल धन राशि 2 अरब अमेरिकी डॉलर है। मुद्रा विनिमय सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होंगी कि वे द्विपक्षीय विनिमय समझौते पर, जब वो द्विपक्षीय विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो सार्क देश हैं, तो उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल लॉन्च की है? किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल लॉन्च की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में यशस्विनी पहल लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। बात करें तो केंद्रीय जो एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय मंत्री हैं जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह के अवसर पर ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के व्यापार को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 2 पहलों की शुरुआत की है। पहली जो पहल है उसमें एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापार में भाग लेने में मदद करना है। और दूसरी जो पहल है वो यशस्विनी पहल है, उसका यशस्विनी जो पहल है वो एक जन जागरूकता अभियान है। जो यशस्विनी पहल है वो एक जन जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य है अनौपचारिक महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को समर्थन प्रदान करना तथा उन्हें औपचारिक बनाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ अधिक पूंजी और अधिक व्यापार अवसर उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। तो जो है 2 पहल लॉन्च की गई हैं, ये दूसरी है यशस्विनी पहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? कौन सा जो है राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य में जो है कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे। हरियाणा की बात कर ले, राजधानी चंडीगढ़ है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। यहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी, यहाँ के सीएम है। बात करें जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने जो है इसकी अभी हाल ही में घोषणा की है। हरियाणा में जल्दी कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसके? जो हरियाणा गवर्नमेंट है और जो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है उसके बीच साइन किए जाएंगे। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में संयंत्र स्थापित करने के बाद इस पहल का विस्तार हरियाणा के अन्य शहरों में भी जो है इसका विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में FATF की ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? किसने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को जो है FATF ने अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। इंडिया की बात करें, भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। बात करें तो वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निकाय जो है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF द्वारा जो है FATF द्वारा भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया। यह निर्णय 26-28 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित FATF की पूर्ण बैठक में किया गया है। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण से संबंधित जो है उस मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक के दौरान जो है भारत को रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है। एक देश को ग्रे सूची में डाल दिया गया और बाकी देशों को उच्च अनुवर्ती श्रेणी में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? जो इसरो का स्पेडेक्स मिशन है उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रमा से जो है जो इसरो का स्पेडेक्स मिशन है उसका संबंध किससे है? चंद्रमा से है। बात करें
तो 2028 में लॉन्च किए जाने के लक्ष्य के साथ जो है चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना है। इस मिशन को 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा और यह गगनयान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसका लक्ष्य 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाना है, जिसके लिए हमारा मिशन स्पेडेक्स जो है अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग इस वर्ष पहला परीक्षण लॉन्च करेगा। इसे चंद्रयान 4 में लागू किया जाएगा। तो ये चंद्रयान 4 से रिलेटेड है स्पेडेक्स मिशन जो है इसरो का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। आशा भोसले जो गायिका हैं उन्होंने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर स्वामिनी आशा के नाम से अभी हाल ही में गायिका आशा भोसले की जो है ने अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया है। किस राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव जो है वो मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय में अभी हाल ही में बेहदी नखलम महोत्सव जो है वो मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय की बात कर ले, राजधानी शिलोंग है। स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर है फागू चौहान और यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो मेघालय राज्य में मानसून में फसलों की बुआई के बाद एक बेहद खास महोत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है बेहदी नखलम। फसलों की बुआई के बाद जो है ये मनाया जाता है, जिसका नाम है बेहदी नखलम। इस त्यौहार में मेघालय के जैंतिया जनजाति की संस्कृति की खास झलक देखने को मिलती है। कौन सी? जो मेघालय की जैंतिया जनजाति है उसकी संस्कृति की जो है एक झलक देखने को मिलती है। इस त्यौहार को जुलाई के महीने में मनाया जाता है। बेहदी नखलम का अर्थ होता है बुरी शक्तियों को भगाना, इसलिए इस त्यौहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य भी जो है जो हैजा और महामारी जैसी बीमारियां होती हैं, इन जगह में रहने वाले लोगों को जो है उससे सुरक्षा की कामना करना होता है और जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में किसे यूरोपीय संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे जो है यूरोपीय संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उर्सुला वान डेर लेयन को जो है फिर से दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए जो है यूरोपीय संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो यूरोपीय संघ के नेताओं ने जर्मनी की जो रूढ़वादी नेता है उर्सुला वान डेर लेयन को यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए नामित करने पर सहमति व्यक्त की है। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहां पर एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में 27 राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एस्टोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद की बैठक में वहाँ का अध्यक्ष यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया। किसको? एंटोनियो कोस्टा को। और एस्टोनियाई प्रधानमंत्री जो हैं काजा कलाश को अगले यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यूरोपीय संघ का जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन को जो है यूरोपीय संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को और यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख जो है चुना गया है काजा कलाश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। किसने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। T20 विश्व कप जीतने के बाद जो है इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन बी गौरव बनर्जी, ऑप्शन सी नलिन नेगी, ऑप्शन डी HP होटा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब डेली की तरह जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में CAG ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज
संग्रहालय का उद्घाटन किया है? CAG ने जो है कहाँ पर भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में जो है इसका उद्घाटन CAG के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो हम डेली सेशन चलाते हैं उस करंट अफेयर के सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।